नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि दिन की शुरुआत में कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन की शुरुआत आप पूरी जानकारी के साथ करें। जाने कि आखिर देश दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, कोरोना की क्या स्थिति है, चुनावों की क्या स्थिति है, और साथ ही बॉर्डर पर आखिर क्या सिचुएशन बनी हुई है, और साथ ही परीक्षार्थियों के लिए जो कि जेईई और नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। इन तमाम खबरों पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव की। एक हैरान करने वाली आपको बात बता दें कि लगातार चीन अपने मंसूबों को आगे बढ़ाता जा रहा है। 29-30 अगस्त के बीच जहां चीन की तरफ से कोशिश की गई थी कि भारत की सरजमी में घुसपैठ की जाए, भारत की जमीन पर आया जाए, लेकिन आपको यह जानकारी है कि भारत के जवानों ने इसे किस तरह से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 दिनों के भीतर भारत की सरजमी पर चीन ने 3 बार कोशिश की है। 4 दिनों के भीतर 3 बार घुसने की कोशिश की है भारत की सीमा में, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे हर बार नाकाम कर दिया है। और अब इसके बाद आज 10 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है, जो कि भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर की वार्ता होगी। लेकिन इस वार्ता की भाषा को चीन नहीं समझ रहा है और चीन की तरफ से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। अब कब कर और कहां पर यह घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, इसके बारे में जरूर आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त की रात को चीन ने जहां 29 अगस्त की रात के बाद से अब तक 3 बार तो एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। पहली कोशिश की गई थी 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग इलाके में, जहां उसके बाद करारा जवाब उसे मिला था। और उसके बाद 31 अगस्त की रात को भी चीनी सेना ने हेलमेट टॉप पर गुस्ताखी दिखाई, जिसका भी भारत ने करारा जवाब दिया। और इन इलाकों में एक बार फिर से चीन की तरफ से घुसपैठ करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से उन्हें रोक दिया है। लेकिन चीन की इस हिमाकत का आखिर कौन और उसका धैर्य से और पूरी बारीकी से विश्लेषण कर रहा है और उसे जान रहा है, वो है अमेरिका। जी हां, अमेरिका जो कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को लगातार चुनौती दे रहा है। अब अमेरिका ने साथ दिया है भारत का भी, और चीन की क्या आखिर मंशा है उस पर अपनी बात रखी है। दरअसल जो 4 दिन के अंदर 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई है, इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम इसकी गहन निगरानी कर रहे हैं। जो भी चीन करने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ, हम बारीकी से उस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान की हम उम्मीद कर रहे हैं, हम बारीकी से इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसा कि कई अवसरों पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग अपने पड़ोसियों और बाकी देशों से लगातार बहुत ही आक्रामक तरीके से उलझने की कोशिश कर रहा है, ये कहा है अमेरिका ने। साथ ही कहा उनके विदेश मंत्रालय की तरफ कि ताइवान स्ट्रेट, शिनजियांग, साउथ चाइना सी में हिमालय तक और साइबर स्पेस से लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि अपने ही लोगों को दबाना चाहती है। तो किस तरह से अमेरिका जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है चीन के साथ, लेकिन चीन की नीयत पर उसे भी शक है और वो ये बताता है कि वो हमेशा अपने लोगों को दबाना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि केवल इन उकसावों को रोकने का एक ही तरीका है और वो है बीजिंग के खिलाफ खड़े होना। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है, जहां एक तरफ अमेरिका ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, चाहे साउथ चाइना सी की बात हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर। और अब अमेरिका का यह कहना है कि चीन को रोकने का एकमात्र है वो है सबका साथ खड़े होना। और कहीं ना कहीं अमेरिका इस मामले में भारत का साथ भी जहां मॉरली देता नजर आता है कई मौकों पर। और एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से कहा गया है कि चीन और भारत के बीच जो कुछ हो रहा है, हम बारीकी से उस पर नजर रखे हुए हैं। और इसके अलावा 10 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां ब्रिगेड कमांडर की भारत और चीन के बीच ये एक अहम बैठक होगी। हालांकि ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो रहा है क्योंकि चीन अपने अड़ियल रवैये पर डटा हुआ है और चीन को
जहां धराशायी करने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है, वो है चीन की भाषा में उसे जवाब देना। और भारत इसे बखूबी जानता है और दोनों तरीकों से भारत जहां राजनयिक स्तर पर भी और साथ ही वार्ता के स्तर पर और साथ ही बॉर्डर पर लगातार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यही एक सटीक रास्ता माना जाता है कि बातचीत के दरवाजे भी खुले रहें और साथ ही जो घुसपैठ की कोशिश चीनी सैनिकों की तरफ से की जा रही है उसे भी लगातार नाकाम किया जाता रहे। तो ये था भारत और चीन का अपडेट। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर जेई और नीट के परीक्षार्थी जो कि लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे, उनका कहना था कि क्योंकि अभी कोरोना काल है और ऐसे में छात्रों का बाहर निकलना, सेंटर्स तक जाना, इसमें काफी मुश्किलें होंगी। लेकिन पहले दिन की परीक्षा हुई जिसके बाद अब परीक्षार्थी खुश नजर आए हैं। उन्होंने एग्जाम सेंटर पर जो व्यवस्थाएं की गई थी और साथ ही जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था उसे लेकर संतुष्टि जाहिर की है। लेकिन कई परीक्षार्थियों की यह शिकायत रही है कि उन्हें जाने में, उन्हें कम्यूट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके तहत एक सुविधा दी गई है जो कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया है कि अब जेई और नीट के परीक्षार्थियों के लिए ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। आज से रेल की व्यवस्था की जा रही है इन छात्रों के लिए। मुंबई और बिहार के छात्रों के लिए खास तौर पर यह विशेष अब व्यवस्था है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार का। राजेश, आपको सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है जेई और जेई की अभी फिलहाल मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन नीट के छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी है कि अब उन्हें भी ट्रेन से आने जाने की सहूलियत मिल जाएगी। सबसे पहले आप बताइए कि जो जेई मेंस के परीक्षार्थी थे उनका कल का एग्जाम कैसा रहा, कितने प्रति छात्र हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनका किस तरह का फीडबैक था कल के एग्जाम को लेकर? जी अनु, जो नीट और जेई की परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच में जो आक्रोश देखने को मिला था इससे पहले, उन सब के बीच, उन सब के बावजूद जो है ये परीक्षा शुरू हुई। और एक अच्छी बात ये रही कि पहले दिन जो छात्रों का वो रिएक्शन रहा, जो प्रतिक्रिया रही इसके प्रति, वो काफी ज्यादातर सरकार के इस फैसले को लेकर खुश दिखे। और जो सरकार ने व्यवस्था की थी सेंटरों पर, जो छात्रों को जो तमाम सुविधाएं वहां पर दी गई थी कोरोना के मद्देनजर, तो उनसे वो काफी संतुष्ट नजर आए। तो वहीं कुछ छात्र, जैसा कि आपने बताया कि कुछ को वहां से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में परेशानी का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर जो पेपर्स की बात करें तो पेपर्स को लेकर भी छात्रों ने कि पेपर काफी अच्छा था। कुछ ने कहा कि उनको मैथ्स के पेपर में काफी दिक्कत हुई, और कुछ ने कि जो समय पर एग्जाम हो रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जब प्रतिशत की बात करें अनु, की कितने प्रतिशत छात्रों ने इस भाग लिया, तो लगभग 60 से 70% जो छात्र है इस परीक्षा में पहले दिन पहुंच पाए। हालांकि जो बाकी छात्र किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ये एक हो सकता है कि उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो, क्योंकि आने वाला साल जो है वो काफी प्रभावित हो सकता है इससे। वहीं आज भी जो है परीक्षा जेई की जारी है और इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। छात्रों का ये भी कहना है कि वो बसों के जरिए, ट्रेन के जरिए, हर तरीके से जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों को इस बीच कोई किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े, उसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐलान किया है, जिसमें जो है 2 से 20 सितंबर तक जो है 2 से 15 सितंबर तक, माफ कीजिएगा, जो है 20 जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें जो छात्रों को सहूलियत दी जाएगी ताकि वो समय पर एग्जाम सेंटर आए। ये जेईई और नीट के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा जो तोहफे के तौर पर इसको देखा जा रहा है और काफी खुश है। इसके अलावा एनडीए का जो एग्जाम होना है उसमें भी पीयूष गोयल ने कहा है कि एनडीए के जो छात्र है उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। तो तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच, तमाम छींटाकशी के बीच जो है एग्जाम हो रहे हैं और छात्रों का जो रिएक्शन है वो काफी मिश्रित आ रहा है। कुछ का कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है, कुछ का कहना है कि थोड़ा और समय मिलना चाहिए था, क्योंकि कोरोना के चलते जो मेंटल स्ट्रेस उनके दिमाग पर पड़ा है उसको वो उस तरीके से तैयारी को वो नहीं दे पाए हैं समय के चलते। वो चाहते थे कि समय और मिले, लेकिन ये भी कि आने वाले समय में जो अगर परीक्षा को और टाला जाता, क्योंकि मई में परीक्षा होनी थी, जुलाई तक इसे टाला गया और अब सितंबर में जाकर परीक्षा हो रही है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के आने वाले भविष्य को लेकर भी सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। तो एग्जाम हो रहे हैं और तमाम सुविधाओं के बीच, तमाम प्रोटोकॉल्स के बीच और तमाम गाइडलाइंस के बीच एग्जाम हो रहे हैं।
पहला ये सबसे बड़ा एग्जाम है जो हो रहा है और सरकार कह रही है लर्निंग पे सभी के लिए है। तो जो कल के एग्जाम में जो त्रुटियां रही, जो कुछ आपने भी बताई और कुछ छात्रों की तरफ से भी कहना है, तो उन्हें भी पूरा करने की और उन्हें ठीक करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। और साथ ही एक बड़ी सहूलियत जो कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से दी गई, जिसका जिक्र आपने किया, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि छात्रों के लिए सहूलियत देगी और छात्रों के लिए जो मुश्किलें आने जाने में हो रही है उन्हें काफी हद तक कम कर देगी। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि बिहार, जो कि कोरोना काल में जेईई और नीट के एग्जाम तो हो रहे हैं, लेकिन बिहार एक पहला ऐसा राज्य रहेगा कोरोना काल में जहां विधानसभा चुनाव होंगे। और विधानसभा चुनाव की तैयारियां और कैसी पार्टियों के बीच सरगर्मियां हैं, अब इसे भी जान लेते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार के अब कुछ फैसले या फिर कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जहां उनकी छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर बहुत जरूरी है नजर बनाना। और कहा गया है, बीजेपी के नेता और विधान परिषद के सदस्य हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा या तो लोकसभा चुनाव जैसे हुए थे उनके आधार पर किया जाए या फिर 50-50 का रेशियो रखा जाए सीटों के बंटवारे को लेकर। और इस बीच जहां इस वक्त आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना दामन छुड़ा चुके हैं हम पार्टी के जीतन राम मांझी, अब वे भी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उन्हें किसी तरह से एंट्री मिल जाए। 2 सप्ताह का समय हो चुका है जब उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना दामन छुड़ा लिया, लेकिन अभी तक एनडीए में एंट्री उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन या फिर कोई ऐसी पुख्ता उन्हें वादा दावा नहीं किया गया है कि उन्हें एनडीए में जगह मिलेगी। तो इसी तरह की कुछ अब उथल पुथल चल रही है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता जा रहे हैं और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें एनडीए गठबंधन में जगह मिल जाए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी और साथ ही नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद उनके कुछ फैसले और बयानों के चलते उनसे ये कुर्सी ले ली गई और उसके बाद जीतन राम मांझी अलग हुए और आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में जाकर मिल गए, लेकिन वहां जब ज्यादा तवज्जो नहीं मिली तो वहां से छोड़कर अब दोबारा से एनडीए के गठबंधन में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजेश ही देंगे। राजेश, बताइए कि इस वक्त बिहार सियासत में क्या चल रहा है और बिहार में जहां अब लोकसभा चुनाव लेकर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्टियां काफी ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि जिस पार्टी का पलड़ा भारी है वहां नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त ये जो सियासी हवा है क्या कह रही है बिहार की? बिल्कुल अनु, कोरोना संकट के बीच इस बार बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चली है। इस बीच जो है जीतन जी और जो एनडीए गठबंधन है उसको लेकर जो तमाम तरह की कवायदें चली है कि जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और जीतन मांझी एक दलित चेहरा भी है जिसको लेकर जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जो है एलजेपी के साथ जो उनके रिश्ते तमाम के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहे, जिसके चलते जो बिहार के जो सबसे बड़ा दलित चेहरा था उनकी पार्टी का, उनके गठबंधन का श्याम रजक, वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार ने तो उन पर पार्टी के नियमों से अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसके चलते पहले नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी बर्खास्त किया, उसके बाद उन्होंने पार्टी से उन्होंने कहा कि जने फैसला ले लिया तो नीतीश कुमार ने तब मुझे पार्टी से निकाला है। तो इस सब इंटाकशी के बीच जो है जेडीयू जो है काफी बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उसको अगर गंभीरता से देखे, बहुत ही अगर तरीके से देखे तो वो काफी जातिगत राजनीति विश्वास रखती है और वहां पर दलित समाज जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अहम जो भूमिका निभाता है चुनावों में। ऐसे में दोनों ओर से ये कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाए। इसीलिए जो श्याम रजक की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो जीतन राम मांझी को पार्टी से जोड़ने की नीतीश कुमार भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो है 12 सीटें कोटे के लिए मांगी है, जिसमें से 9 सीटें देने के लिए जो है नीतीश कुमार तैयार भी हो चुके हैं और जो पेंच अभी फंस रहा है वो लगभग एलजेपी की जो 2 सीटानी है उसको लेकर फंस रहा है। तो अभी उस
मसले को लेकर जो है अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। जीतन राम मांझी जो है वो शामिल होंगे जेडीयू में या नहीं होंगे, वो बिहार के विधानसभा चुनावों में जेडीयू का चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि दलित में एक बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते हैं। तो दूसरी ओर जैसा कि आपने जिक्र किया इससे पहले कि उनके काफी अच्छे नहीं रहे हैं, इससे पहले जीतन राम मांझी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी सियासी स्टंट था नीतीश कुमार का, क्योंकि उस समय जो राज्य में हालात चल रहे थे उसको देखते हुए दलित कार्ड वहां पर खेला था। लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान जीतन राम मांझी ने मंत्री दिए तो उनको वहां से वो कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन हाल फिलहाल उन सब के बावजूद अब जीतन राम मांझी एक बार फिर जेडीयू में शामिल होने के अपना मन बना चुका और लगभग सारी चीजें तय हो चुकी है। आज भी जो है तीसरे मोर्चे की बैठक होनी थी, इन सब के बावजूद जो जीतन राम मांझी है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे पहले भी 30 अगस्त की बैठक होनी थी तो उसे टालकर 2 सितंबर कर दिया गया था और अब 2 सितंबर के बाद तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बैठक में जीतन राम मांझी के शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके शामिल होने के बाद ही इस पर तमाम तरह की चर्चाएं की जाए। और आरजेडी से तो वो अलग हो ही चुके हैं। दूसरी ओर अगर बात आरजेडी की करें, आरजेडी में भी जेडीयू से नेताओं का आना जाना चला रहा है। श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थामा है, तो आरजेडी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो है सियासी जो समर है उसमें जो आया है लालू प्रसाद यादव, वो इस बार उनके साथ नहीं होंगे, हालांकि क्योंकि वो जेल और ये जो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि लालू है वो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं बिहार की राजनीति में। तो आरजेडी के सामने भी मुश्किलें काफी है और सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है समीकरणों को समझा जाए और तमाम तरह के जो भी वोटरों को लुभाने की कोशिश है उसको की जाए। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। जो चेहरा नीतीश कुमार का पिछले विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिला था, वो जो अभी है नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। तो हो सकता है कि एनडीए में इतनी सीटें जो है नीतीश कुमार को दी जानी है वो उन सीटों में हमें कमी देखने लगे, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से बिहार सरकार का जो व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं, जिस तरीके से जो तमाम बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की जो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे हैं, उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में आक्रोश है। तो जो छवि 2015 विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिली थी वो इस बार थोड़ी उसमें थोड़ी और राजेश ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां आरजेडी ये चाहती है कि जो एनडीए का जो गठबंधन है और खासतौर पर आरजेडी के अगर उन 15 साल देखें तो कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार इसे अपने 15 साल बनाम लालू की सरकार के 15 साल बनाकर आके, ताकि जो जनता है वो ज्यादा लीनियंट, ज्यादा नर्म रहे नीतीश कुमार पर। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन के बाकी के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि इस तरह से एक आसान सी राह मिल जाए नीतीश कुमार को। और इसी वजह से अब जो मुद्दे आपने बताए कि कोरोना में कैसी व्यवस्था रही, बाढ़ के हालातों पर किस तरह से पहले ही एहतियात बरतते हुए लोगों को सावधानी या फिर लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो ऐसे में बहुत साफ छवि नहीं है और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि थोड़ी धूमिल हुई है और उसके नतीजे हमें इन चुनावों में देखने को मिल सकते हैं। राजेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जिस तरह हमारे सहयोगी राजेश ने भी बताया है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए वो आसान राह नहीं रहने वाली है, जो कि अमूमन बिहार में अभी उनकी छवि बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार को अब काफी बड़ी और एक मजबूत रणनीति की जरूरत होगी बिहार की जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि कोरोना का समय है। ऐसे में रोजगार से लेकर व्यवस्था और साथ ही जो बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ा है, ये सभी टीज, ये सारे दुख अभी प्रदेश की जनता के मन में हरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का अगला दाव क्या होगा, नीतीश कुमार की बिहार इलेक्शन को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर भी जनसत्य न्यूज आपको बताता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और उस खबर की बात करते हैं, उस मुद्दे की बात करते हैं जो कि पूरे देश के लिए अब और हमेशा से ही लगातार 3-4 महीनों से जहां लगातार परेशानी बढ़ा रहा है, उसने पूरी तस्वीर को बदल दिया। अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों के जीने रहने और उनकी स्वास्थ्य को लेकर वो है कोरोना। अब कोरोना का देश में क्या हाल है, संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है और अब आपको बता दें कि 37.7 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है देश में संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 37 लाख से ऊपर है, जहां जो स्वस्थ होने की दर है वो 76.94% है। इसके अलावा जो मृत्यु दर है वो 1.77 है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वे चाहते हैं कि मृत्यु दर को प्रतिशत पर ले आया जाए, लेकिन अभी 1.77% है। और देश के अंदर लगातार तकरीबन जहां 65 से 70,000
से भी ज्यादा लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से संक्रमितों के आंकड़े आते जा रहे हैं और आज भी तकरीबन 77,000 के पास ही संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटों का है। मौत की संख्या भी बढ़ी है और ऐसे में जहां शुरुआती जांच में जिन लोगों के लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट दिए जाने, उनकी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और साथ ही ट्रीटमेंट, इन पर काम किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोगों के स्वस्थ होने की दर है वो भी 76.94% रही है और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 66.4 का रहा है। इसके अलावा देश की मृत्यु दर 1.77% है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और नोएडा के विधायक पंकज सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पंकज सिंह ने जहां खुद इसकी ट्वीट कर जानकारी दी और लोगों को बताया कि वे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना ख्याल रखें और अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग उनसे हाल फिलहाल बैठकों में मिले हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और इसके बाद 1 सितंबर को जहां अब ये जानकारी मिली और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जब शुरुआती लक्षण मिले पंकज सिंह में और उसके बाद उनकी जांच हुई, जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में वे भर्ती हो चुके हैं। तो राजनाथ सिंह के बेटे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो इससे ये भी जरूर जानकारी रखनी चाहिए हम सभी को कि एहतियात हर किसी के लिए बरतने जरूरी है, आम के लिए भी, खास के लिए भी। और जैसा कि कोरोना से हमें इतनी बड़ी हानि हुई है, हमारे देश की कई महान शख्सियतें इस बीमारी के चलते हमें छोड़कर गई हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्हें भी कोरोना हुआ था और अभी 2 दिन पहले ही उनका निधन हुआ। इस वजह से जरूरी है कि ऐसे कई मंत्रियों का हमारे बीच से इस बीमारी के चलते जाना बहुत जरूरी है कि देश में इस बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो, इस पर काबू किया जा सके। इसलिए इसमें देश की जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है और लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, अपना ख्याल रखें, गाइडलाइन का पालन करें। जहां अनलॉकिंग 4.0 शुरू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे बीच है। फिलहाल खबरों में इतना ही। दिन की अभी महज शुरुआत है, सभी जानकारियां आपके पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन आगे आगे जो भी अपडेट इन खबरों में होगा, जो भी बड़ी खबरें देश दुनिया से जुड़ी हुई आएंगी, आपको जनसत्य न्यूज पर लगातार मिलती रहेंगी। हमें फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियोस को, हमारे रिपोर्ट्स को और हमारी और चर्चाओं को, जानकारियों को लाइक और शेयर करें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नमस्कार।